चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में ये न्यूज़ फैल चुकी होती है कि शहर में एक ऐसा चैंपियन आया है जो कि इलिया को चैलेंज करने वाला है। और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं एरन और उसके साथी फिन्स के साथ बैठे होते हैं। और ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो मासेस है, जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी शुरुआत है। फिर उसके बाद हिंस बताता है कि वो और ज़्यादा फॉलो अप आर्टिकल लिखेगा और इस शहर में और ज़्यादा इस न्यूज़ को फैलाएगा। और एरन उससे बोलता है कि ठीक है, मैं ये चीज़ तुम पर छोड़ता हूँ। वो बोलता है कि वैसे एक चीज़ बताओ, आखिर जुडिथ कहाँ है। लियोट बोलता है कि उसने कहा था कि वो इंडिविजुअली ट्रेनिंग करने वाली है कुछ समय तक, तो शायद वो ट्रेनिंग कर रही होगी। उसके बाद लियोट एरन से बोलता है कि एरन, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। आखिर तुम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? आखिर क्यों तुम्हारे अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा चुल आ गई इलिया के अगेंस्ट जीतने की? क्या कुछ ऐसा हुआ है? एरन उसको बताता है कि एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब मैं इलिया से मिलने गया था तो मुझे उसके अंदर डिमोनॉइड एनर्जी फील हुई, एक डिमोनॉइड ट्रांजिशन। मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि ये उसके अंदर के जो नेगेटिव इमोशन है उनकी वजह से हो रही है। और उसकी वजह से उसके अंदर एक नेगेटिव रेज आ रहा है जो कि धीरे धीरे डिमोनिक ट्रांजिशन को ट्रिगर कर रहा है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि लोग अपने डिमोनिक या नेगेटिव इमोशन को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इलिया है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रही है और डार्क एनर्जी धीरे धीरे उसके अंदर घर बसाती जा रही है। और ऐसे में अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो उसका डिमोनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। लियोड ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और वो बोलता है कि ठीक है, हम इसको अभी के लिए जुडिथ से सीक्रेट रखेंगे। हम नहीं जानते कि अगर उसको ये राज पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी। हम इस बात को सिर्फ अपने तक रखेंगे। और फिर उसके बाद वो मुझसे बोलता है कि अगले 4 महीने में इलिया को बीट करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा। एरन बोलता है हाँ, लेकिन मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ। अब उतने में रूरू वहाँ पे आती है और रूरू आके एरन को बोलती है कि एरन, आखिर तुमने इतनी क्रिटिकल बात मुझे क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा ही सीन है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए अगले बहुत ज़्यादा 4 महीने के अंदर, है ना? एरन बोलता है हाँ, क्या इसका कोई तरीका है? रूरू बोलती है कि हाँ, ये मिस्टिक आर्ट्स से बिल्कुल पॉसिबल है। तुम्हें अब स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी एरन। आज से हर टाइम तुम जब भी अपनी स्वॉर्ड स्विंग करोगे तो उसको एक पावरफुल विश के साथ स्विंग करना, तुम्हारे माइंड के अंदर। अब ये सीन यहीं पे ड्रॉप होता है। नेक्स्ट सीन में हम इलिया को देखते हैं। इलिया अपने रूम में बैठी हुई होती है और वो एरन के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर एरन ने ऐसा क्यों किया। उसको एरन की वो बात याद आ रही होती है। एरन ने जब उसको कहा होता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम कभी भी इग्नेट जैसी नहीं बन पाओगी, तुम क्यों उसको चेस कर रही हो, ये सारी बातें। और इलिया को लग रहा होता है कि एरन भी इलिया को नहीं समझ पा रहा है। इलिया को लगता है कि कोई भी उसे समझने में नाकाम हो रहा है। और वो बोलती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को कहीं मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे हैं। अब सीन ड्रॉप होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन एरन अपने साथ रूरू को लेकर कहीं जा रहा होता है। और वो जा रहा होता है जॉन ड्रू के पास। वो रूरू को बताता है कि जो एल्फ रिपोर्टर था, मतलब वही हिंस वाला, उसने इसको एरन से इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस टीचर है यहाँ पे। और मेरा अगले वीक एक मैच है, तो मैं चाहता था कि मैं जाके उससे एक बार मिल लूँ। और फिर उसके बाद वो जॉन ड्रू के पास आता है। वो देखता है कि उसके घर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और सभी लोग उससे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें अपना डिसाइपल बना लो, प्लीज़ हमें अपना डिसाइपल बना लो। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब भेड़ बकरी वाली भीड़ होती है। और एरन बोलता है कि लगता है यही वो जगह है। और एरन वहाँ पर आके एक बंदे से बोलता है कि मुझे यहाँ पे रिपोर्टर हिंस ने भेजा है। और वो बंदा उसको बोलता है कि ओह, मैं इस बारे में अवेयर हूँ, चलो मेरे साथ। और वो फिर एरन को अपने साथ अंदर ले आता है। और एरन देखता है कि अंदर बहुत बड़ा एकदम महल जैसा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। रास्ते में वो बंदा एरन से बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे मास्टर की टीचिंग्स लेने आए हो? एरन बोलता है हाँ, मैं उनसे स्वॉर्डमैनशिप की गाइडेंस लेने आया हूँ। वो बंदा बोलता है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो मेरे मास्टर है वो अभी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और वो अपने आप को बिल्कुल भी इस टाइप की चीज़ों में नहीं डालना चाहते हैं जहां उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अगर तुम उन्हें ज़्यादा पैसे ऑफर करो तो मे बी वो तुम्हारी हेल्प कर सकें, क्योंकि वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा लालची हैं। और एरन समझ जाता है कि आखिर उसे क्या करना है।
अब उसके बाद वो उसको अंदर ले आता है और एरन से बोलता है कि यहीं पे वेट करो, मैं अपने मास्टर को लेके आ रहा हूँ। एरन रूरू से पूछता है कि रूरू आखिर तुम्हें क्या लगता है। रूरू बोलती है कि मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हार्ड होगा इस मास्टर को मनाना, अगर इसको पैसों से इतना ही ज़्यादा प्यार है हम इसे दे देंगे, पैसे ऑफर कर देंगे। उतने में ही हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि लगता है आज एक यंग मैन यहाँ पे मुझे विजिट करने आया है। हमें पता चलता है कि ये होता है जॉन ड्रू, जो कि होता है हाउस जॉन का विस्टाउन। एरन उसको खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मेरा नाम एरन पेरियारा है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो बंदा बताता है कि हाँ मुझे पहले ही हिंट्स के थ्रू तुम्हारा इंट्रोडक्शन मिल गया है। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है कि हम कोई भी ऑफिशियल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चीज़ों पे आओ। वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुमने अपनी फीस ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली होगी, है ना। और फिर उतने में रूरू वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ये पे करूंगी इसके बदले में। और वो अपने पास से बहुत सारा गोल्ड निकाल लेती है। लेकिन वो आदमी रूरू को देखते मतलब बोलते हुए देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये एक टॉकिंग कैट है, एक मिस्टिक कैट। रूरू अपने पास से पैसा निकाल के उसको बोलती है कि क्या इतना अमाउंट इनफ है। वो आदमी बोलता है कि इतना तो मेरे पास पहले से ही है। तो रूरू अपने पास से और ज्यादा खजाना निकाल लेती है और सब कुछ निकालती रहती है। और फिर उसके बाद वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है और बोलता है कि मैं आपकी बेस्ट हेल्प करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। और रूरू बोलती है कि हाँ पैसा सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब उसके वो लोग स्वॉर्डमैनशिप अरीना में आ जाते हैं और वो आदमी एरन से बोलता है कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास अभी कौन कौन सी स्वॉर्डमैनशिप स्किल है जो कि तुम परफॉर्म कर सकते हो। स्वॉर्डमैनशिप मोशन बोलते हैं जिसे बेसिकली। वो बताता है कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो चीज़ जो कि तुम्हें ऑलरेडी आती है, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि तुम्हारी ऑलरेडी जो तुम्हारे अंदर स्किल है मैं उसको और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में पॉसिबल बनाऊंगा और एनालाइज करके तुम्हारी फिजिकल कैपेबिलिटी, स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल, बैटल सेंस, मैनर्स, तुम्हारी हैबिट, हर चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर दूंगा। और फिर एरन भी सुनकर थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाइड सा होता है। रूरू पीछे से एरन को मोटिवेट कर रही होती है कि ठीक है एरन, एक सिंगल मोमेंट पर भी अपना फोकस लॉस मत करना और अपना सब कुछ लगा देना। अपने दिमाग में सोचो कि तुम्हें एक सिंगल स्विंग में अपनी उस विश को डालना है, उस लड़की को बचाने के विश को। और एरन भी मन में वही बारे में सोच रहा होता है कि उसको इलिया को बचाना है, उसको उस इलिया की नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। और वो बोलता है कि मैं उस सब कुछ करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। वहीं इसी एरन के सीन के करस्पॉन्डेंस में एक और सीन चल रहा होता है जहाँ पे इलिया किसी के तो पास आई होती है और वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है उसका कोई मीनिंग है या नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ कि वो सब कुछ एब्सोल्युटली मीनिंगलेस ना निकले। मैं नहीं जानती कि मैं आखिर किस बात पे जा रही हूँ, वो बात सही है या गलत है। और इसी कोरस्पोंडेंस में हम एरन को इलिया के लिए फाइट करते हुए देख रहे होते हैं कि वो कैसे इलिया को बचाने के चक्कर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में इलिया को वो जो भी सामने आदमी होता है बोल रहा होता है कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी कर रही हो एकदम ठीक कर रही हो। और वो इलिया के अंदर किसी टाइप की तो नेगेटिव एनर्जी डाल रहा होता है और वो बोलता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तुम जो करना चाहती हो सिर्फ वही करो, छोटे मोटे विंड तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वही दूसरे सीन में एरन खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करने की बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं ये करके रहूँगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने कहीं ना कहीं मिस्टिक आर्ट्स में सक्सीड कर लिया होता है और एक अच्छा खासा इफेक्ट मार दिया होता है उस पूरे के पूरे ग्राउंड में। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी इलिया से बोल रहा होता है कि अपने आप को डिवोट करते रहो जब तक तुम्हारे आसपास का जो विंड है वो कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरन कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इलिया को बचाते रहूंगा। और इसी करस्पॉन्डेंस के साथ हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन को ट्रेनिंग करते करते ऑलमोस्ट एक हफ्ता बीत जाता है। रूरू एरन के पास आती है और बोलती है कि क्या तुम थके नहीं हो, तुम्हें एक वीक से भी ज़्यादा हो गया है, तुम नॉन स्टॉप अपनी स्वॉर्ड को स्विंग किए जा रहे हो। एरन एकदम से शॉक होता है और बोलता है कि क्या एक हफ्ता बीत गया, क्या इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है। रूरू बोलती है कि हाँ, क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तुमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली होगी ना तब से लेकर अभी तक। एरन बोलता है कि थोड़ा थोड़ा क्लियरर हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई पर मतलब बढ़ चुके हैं। अब उतने में ही वहाँ पे उसका मास्टर आता है और बोलता है कि एरन, अभी के लिए जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डील है उस पर बात करते हैं। एरन बोलता है आखिर किस बारे में। वो उसको बताता है कि आज तुम्हारा ग्लेडिएटर लेवल का मैच है, आज 2 बजे, उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा।
चलो हम देखते हैं कि वो लोग ग्राउंड पे आ चुके होते हैं और ये लेवल बिशप का ग्लेडिएटर मैच होता है जो कि होता है डोमिनिक वर्सेस एरन पेरियारा के बीच में। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं एरन पेरियारा का मैच देखने के लिए, क्योंकि न्यूज़ में तो इनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट मिल चुकी होती है। एरन सोच रहा होता है कि क्या उसने जो प्लेज ली थी वो उस प्लेज को फुलफिल कर पाएगा। ऐसे करके उसको धीरे धीरे और लेवल पार करने पड़ेंगे। और लोग, जनता जितनी भी बैठी होती है, वो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि वो अपने सारे ओपोनेंट को सिंगल स्ट्राइक से डिफीट कर देगा जब तक वो क्वीन लेवल पे नहीं पहुंचता। और लोग सोच रहे होते हैं कि एक बिशप लेवल मैच में क्या उन्हें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैच शुरू होता है और एरन का ओपोनेंट उसके ऊपर टूट पड़ता है, एरन फील करता है कि इस बार की उसकी एनर्जी पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो कहता है कि वो अपने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। उसके लिए मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए हैं। वो बहुत क्लियरली सेंस कर पा रहा है कि उसको कहाँ पे अटैक करना है, और वो एक ही स्वॉर्ड में, एक ही अटैक में अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं कि एरन पेरियारा इस मैच का विनर है। किसी को भी समझ नहीं आया होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। आखिर एक ही स्ट्राइक में कैसे ये पूरा का पूरा मैच ओवर हो गया, और सिर्फ एरन को विक्ट्री की बधाइयाँ मिल रही होती हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुमने जो अपने प्रीवियस इंटरव्यू में कहा था कि तुम एक ही स्ट्राइक में मैच जीत जाओगे, वो तुमने करके दिखाया। एरन सभी को बोल रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने जो जो कुछ कहा है, मैं अपने एक एक वर्ड को फुलफिल करता हूँ जब तक मैं लेवल क्वीन पे नहीं पहुँच जाता और इलिया को चैलेंज नहीं करता। और फिर उसके बाद एरन वहाँ से जाने लग जाता है। सभी मीडिया वाले उसको बोल रहे होते हैं कि सर कुछ और कहिए, कुछ और कहिए, लेकिन एरन उन पे ध्यान ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में ये खबर छप चुकी होती है कि डोमिनिक के अगेंस्ट एक हाई लेवल जो कि बिशप रैंकर है, उसके अगेंस्ट एरन पेरियारा ने सिंगल स्ट्राइक में गेम खत्म कर दिया। और पूरे शहर में ये खबर एकदम वायरल हो चुकी होती है। अब वहीं उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा प्रीवियस मैच देखा और मैं जानता हूँ कि आखिर तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मुलेटिक है। जैसा कि मैंने देखा पिछले मैच में, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ इरेगुलरिटी का आना ज़रूरी है जो कि तुम्हारे मूवमेंट्स को थोड़ा और बेहतर करे। वो बताता है कि मैं तुम्हें अब कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिनको कि तुम अपने मैच में यूज़ कर सको। वो उसको बोलता है कि तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि तुम अपने ओपोनेंट का ध्यान भटका सको और कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी एडवांटेज ले सको। और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे टैक्टिक्स सीखना पड़ेगा। ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, और लोग उसे बेसिकली प्लॉयज बोलते हैं। हम देखते हैं कि एरन की ट्रेनिंग को 10 दिन और बीत जाते हैं, और हम देखते हैं कि एरन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके होते हैं। वो जो मास्टर होता है वो भी इसकी तारीफ कर रहा होता है कि अमेजिंग, तुम्हारी जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और तुमने प्लॉय टैक्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख लिए हैं सिर्फ 10 दिन के अंदर। मुझे लगता था कि तुम मेयरली ही कुछ प्लॉय सीख पाओगे, लेकिन तुमने तो सेवरल टाइम्स और बेहतर तरीके से इसको सीख लिया है, और तुम 1000 गुना स्ट्रांगर बन चुके हो। अब हम देखते हैं कि एरन रात में सोया हुआ होता है और अचानक से वो अपने सपने में पहुंच जाता है। उसको अपने सपने में वही प्लेस दिखती है जिस प्लेस पे उसने अपनी ट्रेनिंग करी थी। और एरन बोलता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया, और वो सामने उस आदमी को देखता है। बोलता है कि ये आदमी अब पहले से और ज़्यादा ओल्डर लग रहा है। क्या ये भी टाइम टू टाइम एजिंग के साथ मतलब बूढ़ा होता जा रहा है? और वो बोलता है कि आखिर इस बार ये मेरे सामने क्यों अपीयर हुआ? आखिर क्या ये मुझे कुछ बताना चाहता है? एरन उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं बिना किसी रेजिस्टेंस के उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे हिंडर करना चाहते हो तो मैं उससे भी तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारे द्वारा और किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होऊंगा। मेरी खुद की विल है और मेरा खुद का डिज़ायर है, मैं उसी के साथ आगे फॉरवर्ड करूँगा। और हम देखते हैं कि उस मतलब जो ड्रीम होता है, ड्रीम में एरन ये जो भी पावर को इनहेंस कर रहा होता है, ये एक्चुअल लाइफ में इसके अंदर आ रही होती है, और रूरू दूर से इस सबको नोटिस कर रही होती है और बोलती है कि एरन अपनी ड्रीम में भी मेंटल ट्रेनिंग को कर रहा है, कि सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे करके एरन के और ज़्यादा मैच पास होते जा रहे होते हैं, और वो वही अपनी एक एक स्ट्राइक में सारे के सारे ओपोनेंट्स को हराते जा रहा होता है। एरन का जो लेवल होता है वो रुक लेवल पे प्रमोट हो चुका होता है सिर्फ 3 दिन के अंडर में, और रुक लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवल होता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल है, और इस पूरे लैंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस लेवल पे इस पे कंपटीशन कर सके एरन से।
और अब हमें पता चलता है कि एरन फाइनली लेवल क्वीन तक पहुंच चुका होता है और वो लैंड ऑफ ग्लोरी में आ चुका होता है। मतलब लैंड ऑफ ग्लोरी में ये क्वीन लेवल होता है और अब एरन को सिर्फ एक लेवल और ऊपर जाना होता है। लियोड और क्रूरू ये सभी लोग भी एरन की तारीफ कर रहे होते हैं कि एरन अनबिलीवेबली स्ट्रोंगर हो चुका है। अब उतने में ही जो लियोड होता है वो रूरू में ये जुडिथ की तरफ देखता है और जुडिथ से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। हम देखते हैं कि जुडिथ उसको बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लग जाती है। वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि मैं अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रोंगर नहीं हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर लोग हैं जो कि अभी यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि एरन और इलिया। अब मुझे अपने आप में भी सुधार लाना पड़ेगा। जुडिथ वहां से निकल ही रही होती है, उतने में वो एक आदमी से टकराती है और उस आदमी की डायरी नीचे गिर जाती है। जुडिथ उसको पकड़ाती है और बोलती है कि सॉरी, और फिर उसके बाद वो वहाँ से पास ऑन हो जाती है। लेकिन तभी वो आदमी अचानक से जुडिथ को आवाज़ देता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। एंड फिर इसके आगे क्या कन्वर्जेशन होती है हमको नहीं दिखाया जाता और इस सीन को यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि एरन की और ज़्यादा फाइट्स चल रही होती हैं और एरन अपनी सारी की सारी फाइट्स को जीत रहा होता है। वो अपने मतलब भयंकर वाले स्विंग्स दिखा रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे पावर एट्रीब्यूट्स दिखा रहा होता है। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि एरन पेरियारा हर बार टेरिफाइंग रेट पर जीत रहा होता है और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो इस पॉइंट पे जाके हारेगा। सिर्फ अब उसका एक ही मैच बचा हुआ है जब तक वो किंग लेवल पे नहीं पहुंच जाता है, और किंग लेवल पे पहुंचने के लिए उसको क्वीन लेवल के सारे मैचेस को निकालना पड़ेगा। और क्वीन लेवल पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि एरन को एक टफ फाइट भी दे सके। एरन बहुत इजीली सारे के सारे मैचेस निकाल रहा है। अभी सारे लोग बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं और क्रियो लियोट से बोलता है कि मैंने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स देखे हैं सभी एरन के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। और लियोट भी बोलता है कि हाँ। फिर और उससे पूछता है कि आखिर जुडिथ का क्या सीन चल रहा है, क्या वो अभी तक क्वीन लेवल पे अप्रोच करी है। लियोट बोलता है कि हाँ, उसका जो नेक्स्ट मैच है वो उसका प्रमोशन मैच है। और फिर वो लियोट के बारे में उससे पूछता है और बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों के मुकाबले बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। क्या इस बारे में कुछ रीज़न है। लियार्ड बोलता है कि आई वंडर, लेकिन वो उसे एक बैक स्टोरी बताता है और बोलता है कि जब ग्रेजुएशन के वक्त पे जो एकेडमी के हेडमास्टर थे उन्होंने जुडिथ को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिया था और बोला था कि कोई भी ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं होगा, तब हेडमास्टर ने लियोड को ये बोला था कि तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और तुम्हें स्प्लेंडेड रूप से ग्रेजुएट कर दिया जाता है। आज से तुम क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप के ग्रेजुएट हो। और इसी बारे में जो ये होता है लियोड होता है ये इसको बता रहा होता है। अब इन दोनों की ऐसी बातें चली रही होती है तभी जुडिथ अचानक से वहां पे एंटर कर लेती है। लियोड जुडिथ को देखकर बोलता है कि आखिर तुमने किस टाइप की ट्रेनिंग करी है। लेकिन जुडिथ उससे कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। लियोड एकदम से शॉक होता है कि आखिर अचानक इसे फाइट क्यों करनी है। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं और लियोड बोलता है कि आखिर तुमने प्लेस कब ढूंढी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट है। लेकिन उतने में ही जुडिथ एकदम लियोड को बोलती है और उसके अंदर से कुछ नेगेटिव एनर्जी हमें फील हो रही होती है। लियोड एकदम से सेंस कर लेता है और बोलता है कि आखिर ये पहले से इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है। जुडिथ लियोड को बोलती है कि लियोड, सिर्फ इस बार पहली बार मुझसे थोड़ा सीरियसली फाइट करना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फुल पोटेंशियल के साथ मेरे साथ फाइट करो। और फिर उनकी फाइट होती होगी और सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को देखते हैं और एरन ऐसा फील कर रहा होता है जैसे उसकी बॉडी में कुछ कुछ एनवेलप हो रहा है। एक अलग सी एनर्जी, एक अच्छी सी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही होती है और रूरू उसको बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा ऑरा है, तुम अभी तक इसको देख नहीं पा रहे हो शायद। एरन बोलता है मैं बहुत हद तक इसको फील कर पा रहा हूँ लेकिन मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। रूरू उसको बताती है कि तुम अब इतने एबल हो गए हो कि तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारे सेंसेस एक ग्रेजुअल लेवल पे हाई कर चुके हैं और ये ऑरा तुम्हें हेल्प करेगा। अब उतने में ही एरन के पास हिंज आता है और उसको बताता है कि एरन, तुम्हारा नेक्स्ट मैच शेड्यूल हो चुका है। एरन बोलता है कि बताओ आखिर कब है मेरा नेक्स्ट मैच। वो बंदा बताता है कि आपका नेक्स्ट मैच कल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एरन बोलता है कैसी प्रॉब्लम। वो बोलता है कि तुम्हारे जो ओपोनेंट है वो ओपोनेंट है। और इतना बोलते बोलते हमें सीन ड्रॉप कर दिया जाता है और सीधा मैच डे का सीन दिखाया जाता है।
बाय द वे कौन ओपोनेंट हो सकता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब मैच में सभी लोग आ जाते हैं और जो होस्ट होता है वो बोलता है कि आप सभी को अपॉलजीज इतना लॉन्ग वेट के लिए। लेकिन आज का जो मैच है ये फाइनली मेन डे है, क्योंकि जो अभी के वक्त पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी है और जो क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप एकेडमी का स्टार है एरन पेरियारा, वो आज फेस करने वाला है क्रोनो स्वॉर्डमैनशिप की ग्लेडिएटर लेवल को, जो कि अब क्वीन लेवल पे प्रमोट हो चुकी है, जुडिथ। और बोलता है कि जुडिथ ने ही आज के मैच के लिए एरन को चैलेंज किया है और इन दोनों का आज फाइट होने वाला है। और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आज दो क्रोनो के एकेडमी के जो स्वॉर्डमैन हैं उनके बीच में फाइट देखने को मिलेगी। ये एक अनअवॉइडेबल बैटल है जो कि सेम जनरेशन के स्वॉर्डमैनशिप के बीच में होने वाली है, और देखेंगे कि इनमें से कौन निकल कर किंग लेवल पर जाने वाला है। एरन जुडिथ से बोलता है कि जुडिथ, मैंने सुना कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया है अपने साथ मैच करने के लिए, आखिर क्या बात है? जुडिथ हंसते हुए बोलती है कि क्या, आखिर कुछ भी बात नहीं है, तुम किस बारे में बोल रहे हो? मैं तुमसे फाइट करना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया है, और आज मैं तुम्हें सरपास करके रहूंगी। और एरन भी बोलता है कि मैं तुम्हें सरपास करके इलिया को चैलेंज करूंगा। और इन दोनों के बीच का जो मैच होता है वो शुरू हो जाता है। जुडिथ बोलती है एकदम गुस्से में कि अगर तुम मुझे सरपास कर सकते हो तो करके दिखाओ। और एरन भी एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। एरन और जुडिथ दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने बेस्ट पोटेंशियल में अपनी फाइट कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाती है, जुडिथ को धीरे धीरे फील हो रहा होता है कि एरन उसको ज़्यादा पुश कर पा रहा है, और जुडिथ अपने आप को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर महसूस करती है, और एरन एक अटैक में जुडिथ को थोड़ा सा पीछे कर देता है। जो जनता थी पूरी की पूरी वो ये देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ऑसम मूव था, हमें एरन से यही एक्सपेक्टेड था। और वही जो लियोर्ड होता है वो भी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जुडिथ को कम्प्लीटली ओवर पावर किया जा रहा है एरन द्वारा। और फिर एरन अपना एक और अटैक करते हुए एरन की तरफ को आगे बढ़ता है, और जुडिथ एकदम शॉक हो जाती है और बोल रही होती है कि आखिर ये कैसी पावर है, ये सेम एरन नहीं है जिससे मैं पहले स्पेयर किया करती थी। आखिर इतने टाइम में एरन ने ऐसी क्या ट्रेनिंग कर ली? वो बोलती है कि मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ से फ्लाई ऑफ हो जाएगी, मैं इसको और ज़्यादा नहीं झेल सकती, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, इसके ब्लोज को सहना ये सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती। और फिर एरन एक शॉट में जुडिथ को बहुत ज़्यादा पीछे कर देता है। जुडिथ को महसूस होता है कि उसके और एरन के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो सोच रही होती है कि आखिर मैं क्या करूं कि मैं एरन के अगेंस्ट जीत जाऊं। वो बोलती है कि क्या मैं कभी एरन को हरा भी सकती हूँ? और यही सब सोचते सोचते वो दोबारा से एरन के ऊपर अटैक करने लग जाती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ जब तक एरन कोलैप्स नहीं कर जाता है। और वो एकदम अंधे शॉट एरन के ऊपर कर रही होती है, लेकिन एरन बड़े ही आसानी से उसके अटैक्स को बहुत अच्छे से डॉज कर रहा होता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है। और एक लास्ट अटैक करता है एरन जुडिथ के ऊपर, और जुडिथ के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और बहुत ज़्यादा दूर जाके पड़ती है, और अनाउंसमेंट होती है कि जो मैच है वो ख़त्म हो चुका है, और इस मैच का जो विनर है वो है एरन पेरियारा। हम देखते हैं कि मैच वगैरह ख़त्म हो जाता है और हिंज अपने रिपोर्टिंग कर रहा होता है और बताता है कि फाइनली जो एरन है वो किंग लेवल पर आ चुका है और ये लैंड ऑफ प्रूफ का एंड है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है कि एरन अब बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। एरन भी कह रहा होता है कि उसका गोल अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है जब तक उसका ड्रीम फुलफिश नहीं हो जाता, उसको इलिया को हराना है। बोलता है कि इस पूरे पूरे मेरे ड्रीम में जो भी बीच में आएगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं उन सबको हरा दूंगा। अब वहाँ पे लियोड और ऑर्क आते हैं और वो सभी लोग एरन को कॉन्ग्रेट्स कर ले होते हैं उसके प्रमोशन के लिए, और एरन सभी को शुक्रिया करता है। लियोड बोलता है कि तुम ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो। एरन बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से लियोड रियलाइज़ करता है कि आखिर जुडिथ कहाँ है। वो बताता है कि जुडिथ मैच खत्म होते ही चली गई और पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो हमें उसे कुछ टाइम अकेले में दे देना चाहिए। अब फाइनली 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद अभी भी जो लियोर्ड होता है वो बताता है कि जुडिथ 2 दिन से घर नहीं आई है। ऐसा लगता है कि वो आज भी नहीं आने वाली है, और वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बार जो जुडिथ को शौक लगा है वो बहुत ज़्यादा लगा है,
उसको एरन से हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिफीट थी इसके लिए। वो एरन को अपने इक्वल या अपने से कमतर समझती थी। लेकिन आज जब आज बोले तो उस फाइट में जब उसका उतना ह्यूमिलेशन हुआ, उसके बाद उसके लिए उसे ओवरकम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब उतने में ही लियोड को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता है, और वो बोलता है कि मैच के एक दिन पहले जुडिथ काफ़ी ज़्यादा अजीब एक्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल एनर्जी है, कुछ डार्क एनर्जी मुझे उसके ऊपर से फील हुई। और फिर उसको इसकी एरन की बात याद आती है कि जब एरन इसको बता रहा होता है कि उसने इलिया के अंदर से भी कुछ ऐसी नेगेटिव इमोशन फील किए और कुछ ऐसा रेज फील किया जो कि डिमोनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। और अचानक से लियोड को बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि कहीं जुडिथ कोई मुसीबत में ना हो, कहीं उसके ऊपर भी उस पावर ने कब्जा ना कर लिया हो। और वो भागकर जुडिथ को ढूंढने चला जाता है, और वो इधर उधर जुडिथ को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई, आखिर वो कहाँ चली गई। और फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट वाले ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाने लग जाता है कि शायद वहाँ जुड़ित हो सकती है। और वो सोच रहा होता है कि काश ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। अब मैच से पहले जहाँ पे हमने एक सीन देखा था कि जुडित को एक लड़का मिला होता है, और वो जुडित को बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो सीन का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी जुडित को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक प्रेयर में ले जाऊंगा, उस प्रेयर में ले जाके शायद तुम्हारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएं। और उसी ने जुडिथ के अंदर ये ब्लैक एनर्जी डाली होती है। और जो इलिया वाला हमने सीन देखा था कि इलिया को कोई तो मैनिपुलेट कर रहा होता है, वो भी इसी एनर्जी की वजह से होता है। अब लियोड फाइनली जुडिथ के पास आ जाता है, उसको वो एक फॉरेस्ट में मिलती है, लेकिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुडिथ ने उस बंदे के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, और उसको बोला था कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब जुडिथ के ऊपर उस ब्लैक एनर्जी ने कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया। अब जुडिथ यहाँ पे लियोड को बताती है कि मुझे उसी मोमेंट से पता था, जिस मोमेंट पे हमारी स्वॉर्ड क्लैश हुई थी, कि मैं एरन के अगेंस्ट नहीं जीतने वाली हूँ। लेकिन फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं उसके बराबर में आ पाऊँ, उसको सरपास कर पाऊँ। लेकिन हर बार, हर एक बार वो मुझसे आगे निकलता रहा, वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। और इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। और इस वजह से अब मुझे ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि ये चीज़ कभी भी नहीं बदलने वाली है। और जुडिथ ये देख बोलकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। अब हमें लियोड के दो फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। पहला फ्लैशबैक जब वो ग्रेजुएट होने वाला था, जो हमें अभी कुछ चैप्टर पहले भी मैंने बताया था कि हेडमास्टर उसको बोलता है कि तुम ऐसे ही ग्रेजुएट हो सकते हो। लेकिन तब लियोड ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी जुडिथ के साथ उसकी जर्नी में जाना चाहता हूँ और अपने ग्रेजुएशन को पोस्टपोन करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि मैं इस जर्नी से बहुत कुछ सीख पाऊंगा और मैं जुडिथ के साथ वापस आऊँगा। और दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है उस दिन, जब और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ये वो जो क्यों नहीं है। जब और उससे पूछता है कि आखिर तुम इन दोनों के मुकाबले में स्वॉर्ड से इतना ज़्यादा प्यार क्यों नहीं करते हो, तो उस समय पर लियोड उसको जवाब देता है कि शायद मुझे मेरी इस जर्नी में स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ मिल गई है। और वो यहाँ पे जुडिथ के बारे में बात कर रहा होता है। वही बेसिकली इन दोनों का लव एंगल इस सीन के थ्रू हमें थोड़ा दिखाया जाता है। अब इसके बाद लियोड जुडिथ को हग कर लेता है और बोलता है कि मुझे जुडिथ को प्रोटेक्ट करना है, मैं जुडिथ को प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ साथ हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बैटलफील्ड का मैच, जहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि इस बार जो एरन बैटलफील्ड में आया होता है वो फाइट करने नहीं आया होता है, बल्कि वो मैच को देखने आया होता है। एरन चाहता था कि वो किंग लेवल मैचेस को एनालाइज करें और जाने कि आखिर वो और क्या बेहतर कर सकता है। और एरन मैचेस को रियलाइज करता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, सारी ग्लेडिएटर्स लेवल फाइट, जो भी किंग लेवल फाइट या कुछ भी फाइट है, सभी लोग उसमें अपना ऑरा का यूज़ कर रहे हैं। और वो ऑरा जो उनके आर्म्स, उनके शोल्डर्स के अराउंड पूरा रिवॉल्व करता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जब वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं। और ऑरा ग्लोअर होता रहता है जैसी उनकी बॉडी और स्ट्रॉन्गर मूव होती है। इसका मतलब ये कि सारा का सारा खेल ऑरा का है। आप कितनी आसानी से अपने ऑरा को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के मुकाबले आप यही सारा चीज़ आपकी डिसाइड करती है कि आप मैच जीतोगे या नहीं जीतोगे। और फिर एरन वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मुझे अपने ऑरा एप्लीकेशन को मास्टर करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने और इलिया के बीच के गैप को और ज़्यादा कम कर सकूं जितना हो सके। मुझे अभी जाना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। अब एरन जब रास्ते से जा रहा होता है तो उसको रास्ते में लियोड मिलता है, और वो उससे हालचाल पूछता है कि आखिर वो कैसा है, कैसी ट्रेनिंग चल रही है। लियोड बोलता है कि आखिर तुमने अपने मैच का क्या सोचा है, जो किंग लेवल मैच होते हैं वो एकदम ही अनदर लेवल पे होते हैं।
एरन बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेफरेंस है, मैं यही देखकर सीख रहा हूँ। फिर एरन उससे पूछता है कि क्या जुडिथ वापस आ गई। लियोट बोलता है कि चिंता मत करो, वो कुछ दिन में वापस आ जाएगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से जाने लग जाते हैं। अब तभी अचानक से जुडिथ उसके पीछे से निकलती है और लियोट जुडिथ से बोलता है कि आखिर तुम एरन से हाइड क्यों कर रही हो, छिप क्यों रही हो ऑल ऑफ अ सडन, आखिर क्या हो गया। जुडिथ बोलती है कि क्या एरन यहाँ था, मतलब बहाना बना रही होती है कि उसको नहीं पता था एरन यहाँ था, लेकिन एक्चुअल में उसको पता था और वो जानबूझ के एरन से छुपी होती है। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तुम भी आ सकते हो मेरे साथ अगर तुम आना चाहते हो, और मुझे बुला लेना अगर यहाँ कोई देखने लायक मैच हो रहा होगा। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एरन की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो अपनी ट्रेनिंग में वही अपने ऑरा को गैदर करके और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसको नेचुरली ये सारी चीज़ें सीखनी होती है और वो बोलता है कि अब ये मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं अपने ऑरा को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ। और ये ऑरा का कॉम्प्लेक्स जो मतलब ये कॉन्सेप्ट है ये उतना भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अब उरुरु वहाँ पे आती है और बोलती है कि एरन क्या तुम आज का मैच देखने वाले हो। एरन बोलता है कि हाँ मुझे मैच को मिस नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो मैच होता है फेब्रुअरी चैंपियन का डिफेंस मैच होता है जो कि शुरू होने वाला होता है। और ये होता है इलिया के अगेंस्ट किसी तो चैंपियन का। उसका जो वो होता है ओपोनेंट होता है वो लेवल 4 का ग्लेडिएटर होता है जिसका नाम होता है वेटरन ग्रेसन। एरन बोलता है कि मैं इस मैच में फोकस करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इलिया का फ्लो है। हम देखते हैं कि इलिया अपने पावर का यूज करने लग जाती है और एरन सोच रहा होता है कि ये एकदम वैसा ही सिमिलर है जैसे मैं अपना स्लैश अटैक करता हूँ। मैं अपने ऑरा को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको अपनी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज करता हूँ और सेम चीज़ इलिया भी कर रही है। लेकिन अचानक से तभी इलिया अपना ऑरा को विड्रॉ कर लेती है और जितना ऑरा वो आ रहा होता है उसको हटा देती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में फाइट कर रही होती है। वहां पे पूरी की पूरी मैच में बात चलने लग जाती है कि आज के मैच में इलिया अपनी ऑरा स्वॉर्ड का यूज नहीं करने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स थे कि बहुत सारे ग्लेडिएटर्स इलिया से फाइट करने वाले हैं, इसलिए उसने डिक्लेयर किया कि वो आज से बिना ऑरा स्वॉर्ड के यूज किए हुए भी अपने मैच को जीतेगी। उसका जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। इलिया बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैच शुरू हो जाता है और बिना ऑरा के यूज़ किए हुए इलिया एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म में जाके मैच कर रही होती है। एरन बोल रहा होता है कि जिस मोमेंट पे इन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड स्वंग करना शुरू किया उसी मोमेंट पे मुझे दिखा कि अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उस रीजंस पे जहाँ पे ज़रूरी है, पूरी बॉडी में ऑरा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे भी ऑरा को सीखना पड़ेगा। जो अपने स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो लोग यहाँ पे ऑरा को यूज़ कर रहे हैं और एकदम प्रोफिशिएंसी के साथ ये लोग फाइट कर रहे हैं। वो ग्रेसन की भी फाइट देखता है और बोलता है कि ये भी एकदम डिफरेंट लेवल पे है और वो अपना लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑरा यूज़ कर रहा है जिससे कि उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल पा रही है। और इन फाइट को एनालाइज करते करते एरन को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। वहीं जब हम मैच देख रहे होते हैं तो मैच में धीरे धीरे जो ये होता है ग्रेसन इसके ऊपर इलिया डोमिनेट करने लग जाती है और इलिया इतनी ज़्यादा पावर के साथ उस पर अटैक करती है कि फाइनली ये जो ग्रेसन होता है इसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है। और एक लास्ट अटैक में इलिया ग्रेसन की स्वॉर्ड को काट देती है बीच से और मैच ओवर हो जाता है और इलिया अपनी जो चैंपियन सीट होती है उसको डिफेंड कर लेती है और हर तरफ इलिया इलिया का ही नाम गुजरा होता है। इस मैच के बाद 3 दिन और बीत जाते हैं और एरन ऑर्क से बोलता है कि उसे ग्रेसन से मिलना है। वो चाहता है कि वो ग्रेसन से कुछ ऐसी चीज़ें सीखे जो कि उसके हेल्प आ सके। एरन बोलता है कि कहीं हम उसके हाउस ऐसे बिन बताए जाएंगे तो ये अजीब तो नहीं होगा। ऑर्क बोलता है चिंता मत करो, मैं और ग्रेसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में बैठकर बहुत बार ड्रिंक करी है। वो एक अल्कोहल सकर है तो वो किसी भी तरीके की उसको ट्रीट दे दो वो मान जाएगा। और फिर उसके बाद वो फाइनली उसके घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन एरन को अचानक से कुछ बहुत बुरा फील होता है। वो कहता है कि मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी सेंस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे है। और ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं फिर देखते हैं कि ग्रेसन बहुत ज़्यादा ऐसे डिमोनिक एनर्जी के आसपास से पूरा रंग चुका होता है और वो एकदम डिमोनिक साउंड में बोलता है कि आखिर यहाँ पे कौन आया है, मैं नहीं जानना चाहता जो भी है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये पूरी की पूरी डिमोनिक एनर्जी का क्या राज है ये जानने को मिलेगा अगले चैप्टर में।